जब भी पोर्टफोलियो का नाम आता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो का मतलब शेयर मार्केट से बना हुआ पोर्टफोलियो, क्योंकि ये हमारे दिमाग में डाला गया इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी कंपनियों ने। और जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग का नाम आता है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हम अज्यूम कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड से बना हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग या किसी कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट से बना हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग। मगर ये जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में यहां पे हम आज ये समझेंगे कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है, जो हमारी नेट वर्थ का, यानी कि जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस होते हैं, उसके बारे में जब तक हम गौर नहीं फरमाएंगे, जब तक हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो ये छोटा सा जो पोर्शन होता है ना, इक्विटी का पोर्शन हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का या म्यूचुअल फंड का पोर्शन जो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का, तो हम कभी भी अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इस वीडियो में हम आज समझेंगे कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो की समझ लेनी बहुत जरूरी है, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न भी और इन टर्म्स ऑफ रिस्क भी। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। जब आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो समझेंगे, यानी कि अपनी सारी होल्डिंग्स, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, आपके पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, बीटा कितना है, शार्प रेशियो कितना है, ट्रेनर रेशियो कितना है। जब आपको ये सारी चीजें समझ आती होंगी ना, तो शुरू करना फाइनेंशियल प्लानिंग, तो शुरू करना वेल्थ मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो डेड श्योर जो आपके घर पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने आ रहा होगा, उससे पूछो, उसको भी नहीं आती। नो वन अंडरस्टैंड्स, दे जस्ट टॉक अबाउट रिटर्न। जितने भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिटर्न। सर रिटर्न कितना चाहिए सर पोर्टफोलियो? हम भी बोलते हैं 10%, 12%, 15%। और फिर वो क्या कहता है, सर रिस्क कितना लेंगे? मॉडरेट लेंगे, हैवी लेंगे, लाइट लेंगे? भाई ऐसा नहीं होता। रिस्क इज ऑल्सो मेजर्ड एज इज रिटर्न। मैं ऐसा क्यों नहीं करता, सौरभ जी से पूछो, सौरभ जी कितना रिटर्न लेंगे? सर मॉडरेट लेंगे, हाई लेंगे। भाई ये मॉडरेट हाई नहीं होता। सौरभ जी कहेंगे भाई मेरे को ये मॉडरेट हाई नहीं समझ आता, तेरा मॉडरेट मेरा हाई हो सकता है, तेरा हाई मेरा लो हो सकता है। मेरे को तो 12% चाहिए। तो मैं कहूंगा सौरभ जी फिर 12 चाहिए ना, फिर रिस्क भी बताओ जरा, 20% चाहिए, 25 चाहिए, 30 चाहिए? आप कहोगे हैं जी, रिस्क तो मॉडरेट होता है, लो होता है, हाई होता है। नहीं सौरभ जी, रिस्क भी स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर होता है। पोर्टफोलियो का रिस्क मेजर किया जाता है, पोर्टफोलियो का बीटा मेजर किया जाता है। हेंस आपकी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है ना, वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल्स चेंज होती है। इकोनॉमिक साइकिल्स चेंज होती है। कभी मार्केट हैपनिंग, कोविड आ गया, इकोनॉमिक साइकिल का भाड़ में जाए भैया, कोविड आ गया, मार्केट हैपनिंग ही चेंज होगी पूरी। रशिया यूक्रेन के ऊपर कल को अटैक कर दे, इकोनॉमिक साइकिल भाड़ में गया, मार्केट हैपनिंग की चेंज होगी। आपका एसेट एलोकेशन चेंज होना चाहिए। आप तो वेट कर, नहीं सर मैं तो इकोनॉमिक साइकिल 5 साल में इकोनॉमिक साइकिल पूरी होगी। और भाई रशिया और यूक्रेन के ऊपर अटैक कर चुका है, यहाँ पे पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन चेंज होना चाहिए। और पोर्टफोलियो एलोकेशन किसके ऊपर चेंज हो सकता है? आपके करियर ग्रोथ और फॉल के ऊपर भी तो हो सकता है। आपकी प्रमोशन हो गई, क्वालिफिकेशन बढ़ गई, जंप मिल गया, नौकरी चली गई, तो आपका एसेट एलोकेशन चेंज होएगा। सो कैसे एसेट एलोकेशन कभी लॉन्ग टर्म हो सकता है? कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म हो सकती है? यानी कि वर्डिंग क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल प्लानिंग आई एम हियर टू डू विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट नॉट विद द सेम एसेट क्लास। यानी कोई आदमी आपको कहे ना, सर मैं आपका लॉन्ग टर्म के लिए सर एसेट एलोकेशन करने आया, भाई तू बाहर हो जा, तू बाहर निकल जा। तो आदमी क्या बोलता, तो आपको पसंद आता? वो बोलता सर मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ रहूंगा, आपका एसेट एलोकेशन को डायनेमिक बनाऊंगा। ओ ये आदमी है यार, इसको डायनेमिक करना आता है, इसको चेंज करना आता है। ये एसेट एलोकेशन को मेरा डायनेमिक करेगा, मगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेगा। इट इज एज गुड एज कई लोग कहें सर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए मार्केट्स में, नॉट इन द सेम एसेट क्लास। आइडियली पोर्टफोलियो में 4 तरह के पोर्टफोलियो होने चाहिए, जिसमें से 3 तो पक्का, चौथा चॉइस है। पहला, लिक्विड रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। लिक्विड रिस्क फ्री। रिस्क फ्री हिंदुस्तान में वैसे तो आज के डेट में कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की खुद की बॉन्ड की जो रेटिंग है BBB- है। मगर फिर भी मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं तो मेरे लिए रिस्क फ्री क्या है? इंडिया का बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक का FD 5 लाख तक का, रिस्क फ्री, अच्छे बैंक के साथ।
तो समझो आपका पैसा है SBI, ICICI, HDFC अप टिल 5 लाख, डन है यार, रिस्क फ्री है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ रिस्क फ्री है। कायदे से कोई टेक्निकल वर्ड में मेरे से पूछे, या अगर मैं कोई ऑगस्ट ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा रिस्क फ्री कुछ नहीं हिंदुस्तान में, सब BBB- है। बट ठीक है, मैं आपको क्यों डराऊं, मैं ऐसा बोल देता हूँ रिस्क फ्री है, कोई बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिस्क फ्री है, मगर लिक्विड नहीं है। तो लिक्विड क्या है? लिक्विड तो FD है, FD तोड़ सकते हो इसलिए लिक्विड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिक्विड नहीं है, नहीं यार, होगी, हाँ आने वाले समय में हो जाएगी। तो लिक्विड रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी बन जाएगी, अभी नहीं। दूसरा पोर्टफोलियो लिक्विड रिस्की होना चाहिए, यानी लिक्विड भी हो और रिस्की भी हो। क्यों होना चाहिए लिक्विड रिस्की? इसलिए होना चाहिए सर, क्योंकि रिस्क फ्री में ना आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं होगा। तो पता है क्या, जब तक आप कमाते रहोगे तब तक आप खर्चते चले जाओगे, मगर जब आपकी कमाने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो आपका जो वेल्थ होएगा ना, वो होएगा ही नहीं। इसलिए आपको रिस्की में लगाना पड़ेगा। रिस्क फ्री विल नॉट बीट योर इन्फ्लेशन, रिस्की माइट बीट योर इन्फ्लेशन प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड इट। और इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, भाई खुद तो सीखो। हर कोई क्या कहता है, सर बहुत बिजी हूं, किसमें? पैसा कमाने में। पैसा कमा के क्या करेगा? रिस्की में लगाऊंगा। रिस्की तो डूब जाएगा, फिर क्या करेगा? यानी कि इसका मतलब ये, इतनी जो मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने में, तभी तो बोला 10% टाइम भी नहीं, 5% टाइम तो दे दो। अपना ना दो, वाइफ का दे दो, स्पाउस का दे दो, उनका भी नहीं, बच्चे का दे दो, आने वाले समय में काम आएगा। क्योंकि जब क्षमता कमाने की खत्म होएगी तो वो टेकअप कर रहे होंगे। वो वेल्थ मैनेजमेंट, आपका पैसिव जो वेल्थ है ना, वो, ये भाषा बड़ी अच्छी है पैसिव, मगर पैसिव तो तब ना, रिस्की में अगर आएगा तो ही पैसिव होएगा ना। रिस्की में अगर रुल ही गया तो क्या पैसिव रहेगा? और रिस्क फ्री इन्फ्लेशन बीट नहीं करेगा। कान को ऐसे पकड़ोगे तो वैसे नहीं मिलना, वैसे पकड़ोगे पता होगा कुछ ना मिलना। और तीसरे तरह का पोर्टफोलियो इलिक्विड रिस्क फ्री, यानी कि इलिक्विड हो और रिस्क फ्री हो। वहां पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाते हैं, क्योंकि रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इलिक्विड है। जैसे कि LIC का प्रोडक्ट हो सकता है सॉवरेन गारंटी बैक। मगर पॉइंट ये है, अब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट इलिक्विड रिस्क फ्री को, जो 12 साल का है या 10 साल का, उसको 5 साल कर देगी, 3 साल कर देगी। तो जो इलिक्विड रिस्क फ्री है वो भी धीरे धीरे करके थोड़ा सेमी लिक्विड हो जाएगा। तो 3 तरह के तो पोर्टफोलियो पक्का होना चाहिए हर एक के पास। और इसमें भी एलोकेशन कैसे? रियल एस्टेट, इक्विटीज, बॉन्ड्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड एंड चर्निंग। कभी बॉन्ड होगा, कभी नहीं होएगा, कभी ज्यादा होएगा, कभी गोल्ड होएगा, कभी नहीं होएगा, कभी ज्यादा होएगा, कभी म्यूचुअल फंड होएगा, कभी कभी चर्न होएगा, बॉन्ड वाला होएगा, डेट फंड वाला होएगा, बैलेंस वाला होएगा, ग्रोथ वाला होएगा, इक्विटीज में चर्न हो रहा होएगा, रियल एस्टेट में चर्न हो रहा होएगा। और ये अल्टीमेटली मैप कैसे हो रहेंगे? लिक्विड रिस्क फ्री, लिक्विड रिस्की, इलिक्विड रिस्क फ्री। और चौथा, जो मर्जी इंडिविजुअल के ऊपर होती है, मैं तो नहीं करता। चौथा क्या होता है? इलिक्विड रिस्की। होते ये तो इलिक्विड भी है, रिस्की भी है। यानी कि ये वो पोर्टफोलियो है जो बस रख दिया एक ऐसी जगह, मिल गया तो नेक्स्ट जनरेशन खाएगी, नहीं मिला तो समझेंगे कसीनो में लगा के छोड़ा है। सो while we always look at our high returns, हम क्या करते हैं, हम पूरे पोर्टफोलियो कभी नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? हाई रिटर्न्स किसमें देखते हैं? एक स्टॉक में हाई रिटर्न है, IRCTC ने बहुत रिटर्न दिया है, ये म्यूचुअल फंड ने 15% रिटर्न दिया, 20% रिटर्न दिया। आपने कभी सोचा है वो जो इक्विटीज या जो म्यूचुअल फंड जिसने बहुत हाई रिटर्न दिया है, वो आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना छोटा टुकड़ा था यार? पूरे पोर्टफोलियो का वो 2 शेयर या 2 म्यूचुअल फंड ने 20% रिटर्न दिया, पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया। एंड आई एम डेड श्योर आप में से किसी ने भी अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न कभी निकाला ही नहीं होगा, पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर। 1 साल के लिए क्या, पिछले 10 साल का नहीं निकाला है। यानी हर साल का रिटर्न निकालना होना चाहिए, हर साल का, हर साल ब साल निकालना होना चाहिए, मगर कोई नहीं निकालता। हम खुद निकालते नहीं है, सामने वाला कभी नहीं निकालता। सामने वाला फाइनेंशियल प्लानिंग भेज देता है। सोचो, पोर्टफोलियो जानता नहीं मेरा, मैं खुद अपना नहीं जानता, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल पड़ा। वाह। और अब मैं स्टेज पे आया हूं जहां पे सिर्फ मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, कि जो हम पोर्टफोलियो में, जो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसमें मैं कहता हूं कि भाई पोर्टफोलियो में सिर्फ स्टॉक्स नहीं है, इसलिए मैंने शुरुआत करी, रियल भी है और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी। और उस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की अब मैं बात कर रहा हूं।
स्टॉक्स की सिलेक्शन सबसे पहले मैं खुद फंडामेंटल फाइनेंशियल रिसर्च करता हूं। फंडामेंटल फाइनेंशियल रिसर्च मतलब मैं क्या बैलेंस शीट को स्टडी करता हूं ना, इतना कहां टाइम है मेरे पास। तो क्या करता हूं भाई, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल्स के ऊपर रिसर्च करके इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट डालती हैं, बस मैं उसका रिपोर्ट का क्रक्स पढ़ लेता हूं ना। मैंने कौन सा वो 300 पेज के पूरे पन्ने पढ़ने, 300 पेज के पन्नों का क्रक्स मोतीलाल ओसवाल ने, आईसी सिक्योरिटीज ने, एसबीआई कैपिटल ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च करके उसका क्रक्स दिया होगा। मेरे को तो 5-6 पैरामीटर्स देखने, मैंने देख लिया। इंडस्ट्री की रिपोर्ट, वो भी रिसर्च रिपोर्ट से, और प्लस हमारा इतना बड़ा सीएक्सओस का नेटवर्क है, डायरेक्टली फोन करके पूछते तो टेक्सटाइल में क्या चल रहा है, सीमेंट में क्या चल रहा है, स्टील में क्या चल रहा है, ऑटो में क्या चल रहा है। जो हर कंपनी के ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनीज के सीएफओज हैं, सीईओज हैं अपने नेटवर्क में, उनसे समझ आ जाता है इंडस्ट्री कहां चल रही है। वो तो इंडस्ट्री में तो बैठे हुए हैं, और साथ में इंडस्ट्री की रिसर्च रिपोर्ट भी है, और साथ में खुद में इंडस्ट्री एसोसिएशन का एसोसिएट हूं, सीआईआई के साथ, एसोचैम, पीएचडी, वहां पे इतने इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग मिलते हैं ना, वहां पे भी सारा ज्ञान तो मिल जाता है। और क्या, इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के साथ हूं, वहां पे इकोनॉमिक पॉलिसी समझ आती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ हूं, इकोनॉमिक पॉलिसी समझ आती है, प्लस समझ भी आती है। समझनी भी तो जरूरी है, समझ भी आती है, गॉड्स ग्रेस। मार्केट साइकिल अंडरस्टैंडिंग। भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी है जी में, यूएस में, अर्नस्ट एंड यंग दुबई में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से वो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सीखा है ना, और टेक्निकल एनालिसिस सीखा है ट्रेजरी में, डेरिवेटिव्स में, और प्राइस एक्शन सीखा है डेरिवेटिव्स की जर्नी में। तो जब ये तीनों चीजें सीख के, तो रेलेवेंट कुछ पॉइंट्स क्या है स्टॉक सिलेक्शन के। सबसे पहले रेलेवेंट बिजनेस मॉडल, कि भाई गवर्नमेंट का बजट जो आता है उसके इन लाइन है, हाँ है। गवर्नमेंट का बजट अगर आ रहा है कि इस बार हम एसेट एलोकेशन हेल्थ के ऊपर करेंगे, ओके, एजुकेशन ओके, ऑटो के ऊपर, ईवीज ओके, इन लाइन होना चाहिए गवर्नमेंट का बजट, और डिसरप्शन ना हो उस लाइन ऑफ एक्शन में। जैसे पीएलआई है, इन लाइन है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की लाइन में। कौन कौन जा रहा है पीएलआई में, बस बढ़िया यार। दूसरा सिलेक्शन, मैनेजमेंट, रेपुटेशन चाहिए मैनेजमेंट की। इसलिए तो मैं कहता हूं आईपीओ में मत लगाओ, जानते ही नहीं बॉस। पुरानी कंपनी एस्टेब्लिश हैं, जानते तो हो। मैनेजमेंट, लीडरशिप, यानी कि उनके सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएफओज, मैनेजमेंट। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनरशिप कौन है, कौन लेता है उनकी, यानी कि एफपीआई के पास कितना है, एफआईआई के पास कितना है, और प्रोमोटर के पास कितना है। आपको पता है इन द रीसेंट टाइम जितने भी आईपीओस आ रहे हैं, इनके प्रोमोटर्स अपना खुद का स्टेक बेच रहे हैं। अरे प्रोमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं है बॉस, और रिटेल आदमी दबा दबा के खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि हर टीवी पे उस आईपीओ के लिए बोलबाला है, तो हर आदमी खरीद रहा है। बस समझ जाओ इशारा, प्रोमोटर बेच रहा है, प्रोमोटर खुद बेच रहा है। प्रोमोटर को तो कायदे से नहीं बेचना चाहिए था यार, मगर प्रोमोटर बेच रहा है और रिटेल खरीद रहा है। सिंपल इशारा है, जब प्रोमोटर बेच रहा हो और रिटेल खरीद रहा हो तो भाई डूबेगा उसको, फिर रिटेल बेचेगा सस्ते में, फिर प्रोमोटर दोबारा खरीदेगा। यही तो होती है कहानी। डीआईआईज यानी कि म्यूचुअल फंड्स किस किस में लगा रहे हैं, तो टॉप के जो 5 म्यूचुअल फंड है ना, हर महीने उनका जो कॉमन शेयर्स हैं उसकी बट ऑफ स्टडी करके देख लेते हैं, हाँ भैया कॉमन शेयर्स हैं, वो हमारी लिस्ट में है ना। बट ऑब्वियस सारे शेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली पे, वो तो है ही है, वो तो अपना काम है, वो किसी और का नहीं, वो अपना ही काम है उनका। हर मंथ हर जो शेयर है उसका बीटा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब देखना, ताकि हमारा पोर्टफोलियो रिस्क हैवी ना हो कभी भी। मोटा मोटा यूं समझ लो, अल्टीमेटली स्टॉक्स की सिलेक्शन इतनी रॉबस्ट हो कि वो स्टॉक्स हो कि हिंदुस्तान डूबे तो वो शेयर्स डूबे, जब तक हिंदुस्तान है वो शेयर जिंदा है। इसलिए कभी भी पोर्टफोलियो टूट भी जाए, नींद अच्छी आएगी, क्योंकि अपने पास कोई भी आयरे गहरे नत्थु शेयर्स नहीं होंगे। और ओवरऑल थीम याद रहे, पोर्टफोलियो जो हम बना रहे हैं इक्विटीज का, एक तो ओवरऑल पोर्टफोलियो हो गया, और उसके अंदर जो इक्विटीज का पोर्टफोलियो, उसका थीम एक ही है कि जब सब कुछ बढ़ रहा हो
जब मार्केट बढ़ रही हो हम मार्केट से बेटर रिटर्न बनाएं, मगर अगर मार्केट टूट रही हो हम मार्केट से कम टूटें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे सारे शेयर्स ना टूट रहे हो, यानी कुछ शेयर्स ऐसे हों जो बढ़ भी रहे हो। पॉइंट नंबर 3, हमारा सारा पैसा लगा हुआ ना हो, हमें पहले से पता हो कि मार्केट टूटने वाली हो। पॉइंट नंबर 4, जब मार्केट हल्की सी भी फ्लैट हो तो हमारे कुछ शेयर्स बढ़ने लग जाएं, यानी कि ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, वाह, यानी कि मार्केट बढ़ रही हो हमारा पोर्टफोलियो मार्केट से बेटर रिटर्न दे रहा हो, बीटिंग द मार्केट। मार्केट टूट रही हो, मार्केट 50% टूटे, हम 18% टूटे, हम भी टूटेंगे मगर कम टूटेंगे। दूसरा, हमारे सारे स्टॉक्स ज्यादा नहीं टूटे होंगे, हमारे कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो फ्लैट खड़े होंगे या बस उसके आसपास ही होंगे, हम निकल सकते हैं, शायद 1.5-2% लॉस में होंगे या 1.5-2% प्रॉफिट में होंगे। तीसरा, जब मार्केट टूट रही होगी हम 30% 40% इन्वेस्टेड होंगे, क्योंकि हम पहले से ही भांप लेते हैं भगवान की तरह से कि भाई मार्केट टूटने वाली है, और जैसे ही मार्केट फ्लैट होगी हमारे शेयर्स बढ़ने लग जाएंगे। मिथ्स, मिस्टेक्स एंड मिसकंसेप्शंस, जो कि पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ये जो हमने सीरीज शुरू करी है, इसका पर्पस ये है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। इनफैक्ट बचपन से जब से हम बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स और हमारे वेल विशर्स हमेशा हमें वही चीजें समझाते हैं जो जो चीजें हमें नहीं करनी है, यानी कि ये मत करना, ये नहीं करना, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि क्या चीजें करनी है और कैसे करनी है, वो लाइफ में थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। हालांकि पोर्टफोलियो बिल्डिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या चीजें करनी है, यानी कि व्हाट टू डू, एंड कैसे करना है, यानी कि हाउ टू डू, उसके ऊपर लाइव हैंड होल्डिंग का एक हमारा सेपरेट इनिशिएटिव है, पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग की ये जो सीरीज है, ये जो मिथ्स, मिस्टेक्स एंड मिसकंसेप्शंस की, ये हर एपिसोड इसका एवरी सैटरडे आपसे शेयर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज का एपिसोड भी आपको वर्थवाइल लगा होगा, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप अपने नियर वंस एंड डियर वंस के साथ इस एपिसोड को शेयर भी कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप YouTube पे तो कनेक्ट हो ही सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाकर, एंड साथ में इसके अलावा जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंक्लूडिंग ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप वहां पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार है। जय हिंद।